तो बेटा स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म जो है, टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दोनों में होती है। ठीक है, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली मैकेनिज्म है मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। सबसे पहले हम बेसिक मीडियम की स्टडी करते हैं। तो बेसिक मीडियम में जैसे एग्जांपल लिया CH2 H C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अच्छा बेसिक मीडियम में क्या है, OH नेगेटिव H2O। यहां पर सबसे पहले एंट्री किसने की, OH नेगेटिव, बेस ने स्टडी की। ठीक है, अब यहां पर ये हाइड्रोजन कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन का नेचर हमेशा एसिडिक होता है। तो OH ने क्या किया, यहां पर OH ने H पॉजिटिव को गेन किया और इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ गए और ये यहां पर रिलीज हुआ माइनस H2O, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेट सिस्टम आ गया और कॉन्जुगेट सिस्टम होने के कारण अब इसमें हो जाएगा रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस की बात है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हुए और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और इसने यहाँ पर बनाया CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अधिक स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन पर, ये आपको बताना है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अधिक स्टेबल होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल हुआ। ये जो स्टेप होता है ये होता है फर्स्ट स्टेप और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है स्लो स्टेप, दैट इज RDS स्टेप होता है। सेकेंड पार्ट नंबर 2, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट A। बी पार्ट में अब यहां जो आयन बना, आयनाइन CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ये क्या करता है, सॉल्वेंट से ही H पॉजिटिव को गेन करके ये बना देता है इनॉल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये बन गया यहाँ पर इनॉल और ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप। कैसा स्टेप है ये, फास्ट स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, RDS स्टेप। इसमें क्या है, H पॉजिटिव रिमूव होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, ये स्टेप बेटा स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, इनॉलिजेशन, यहां पर इनॉल बन के तैयार हो गया। तो सेकेंड स्टेप को हम पढ़ते हैं इनॉलिजेशन स्टेप, इनॉलिजेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, ये स्लो स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब बॉन्ड बनता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक। जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो स्लो, जहां एनर्जी रिलीज हो रही वो फास्ट हो रहा है। तो ये बेसिक मीडियम की मैकेनिज्म। अब आते हैं एसिडिक मीडियम में। क्या ये बात समझ में आ गया? फिर एक बार समझो, जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो इनॉलिजेबल हाइड्रोजन है, ये बेसिक मीडियम में जो OH नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बेस ही तो पढ़ेंगे, क्योंकि ये H पॉजिटिव गेन कर रहा है। H पॉजिटिव जो गेन करते हैं वो सभी बेस होते हैं। इसने क्या किया,
H को गेन किया, H पॉजिटिव, और कार्बन आयन का प्रोडक्शन किया। कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, चूंकि यहाँ कॉन्जुगेट कल्चर है, तो कॉन्जुगेट सिस्टम होने के कारण नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अधिक स्टेबल होगा, तो ये क्या होता है, डिलोकलाइज हो गया और ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। अगले स्टेप में प्रोटॉन से इसने H पॉजिटिव गेन किया, इस रिएक्शन को बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में H पॉजिटिव गेन करके इसने बना दिया इनॉल, तो इस स्टेप को बोलते हैं इनॉलिजेशन। इनॉलिजेशन स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप। गॉट इट। पहले स्टेप में H पॉजिटिव रिमूव होगा, कार्बन आयन बनेगा। सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव ऐड होगा और इनॉल बनेगा। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फॉर्म। ठीक है। मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम। अब हम एसिडिक मीडियम में आते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यही हमने एग्जांपल लिया CH2H, C डबल बॉन्ड OH। मीडियम कैसा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इसका मतलब ये H पॉजिटिव गेन कर सकता है। इसने H पॉजिटिव गेन किया, ये रिएक्शन हो गई एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, बॉन्ड यहां पर बन रहा है ना, कुछ टूटा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेप कैसा होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप है और ये बन गया यहां पर CH2H, C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये यहां पर बन के तैयार होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आता है अगला स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसा है बेटा, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में फिर एंट्री किसकी हुई, बेस की, H2O की, जो कि सॉल्वेंट है। बेस ने क्या किया कि इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया इनॉल फॉर्म। CH2 डबल बॉन्ड CH, CHOH, ये बन गया यहाँ पर इनॉल फॉर्म। यहाँ पर ये देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा, तो ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा, RDS स्टेप होगा। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट और ये है स्टेप नंबर 2 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आते हैं प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हो रहा है, दिस इज दी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इनॉल फॉर्म बनके तैयार हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप इज इनॉलिजेशन। ये हो गया इनॉलिजेशन और इनॉलिजेशन इज दी स्लो स्टेप। क्या ये बात समझ गए? फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप में इनॉलिजेशन, यहां पर इनॉल बनके तैयार हो गया। यहां पर हम कह सकते हैं डीप्रोटोनेशन, H पॉजिटिव रिमूव हुआ है तो डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हैं। H पॉजिटिव ऐड होना प्रोटोनेशन, रिमूव होना डीप्रोटोनेशन। समझो, क्लियर हुआ ना? दोनों ही मैकेनिज्म दो स्टेप की हैं। बेसिक मीडियम में पहला स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन, फिर इनॉलिजेशन। एसिडिक मीडियम में पहला स्टेप प्रोटोनेशन, देन डीप्रोटोनेशन। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक मीडियम में पहला स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। यहां पर H पॉजिटिव रिमूव हुआ है, या हम कहें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। जब H पॉजिटिव रिमूव होगा तभी कार्बन आयन बनेगा। सेकेंड स्टेप में
H पॉजिटिव ऐड हुआ, प्रोटोनेशन इनॉल फॉर्म यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ठीक, इन्हीं का बेसिक मीडियम का जस्ट अपोजिट क्या है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, देखो पहला स्टेप प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव ऐड हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव रिमूव हुआ, स्लो स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इनोलिजेशन। गॉट इट, अच्छी तरह समझ गए ना। चलो एक मैकेनिज्म लिखनी है आपको, दोनों स्टेप में लिखते हैं। जैसे ये दिया गया है सी, चलो ये आती है डबल बॉन्ड O, इसकी मैकेनिज्म हमें लिखनी है एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। डबल बॉन्ड O, सबसे पहले लिखा H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम, ठीक है, फिर लिखा बेसिक मीडियम OH नेगेटिव H2O। अच्छा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम बेसिक मीडियम के पाथ को फॉलो करता है। न्यूट्रल मीडियम बेसिक मीडियम सेम, एसिडिक मीडियम अलग है। चलो लिख दो दोनों मैकेनिज्म। H पॉजिटिव पहला स्टेप क्या बनेगा यहां पर, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, डबल बॉन्ड OH। ठीक, यहां पर ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा पोजीशन है। पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में अब आएगा, ये मान लो हाइड्रोजन है, फिर आ गया यहाँ पर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, H2O, इसने H पॉजिटिव गेन किया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर चला गया, तो ये बना सेकेंड स्टेप में OH डबल बॉन्ड, ये आ गया इनॉल फॉर्म बन गया, प्रोटोनेशन एंड देन फिर ये क्या हुआ, बोलो डीप्रोटोनेशन, या हम कहें इनॉलिजेशन। इनॉलिजेशन हो गया, दोनों स्टेप हो गए। इसमें आ जाओ बेटा, पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, यहां से H पॉजिटिव रिमूव होगा H, तो ये बनेगा जाकर के डबल बॉन्ड O, फिर इसका होगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O नेगेटिव। फिर अगले स्टेप में सॉल्वेंट की एंट्री हुई और सॉल्वेंट ने क्या बनाया यहाँ पर, ये बना दिया OH। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, पहले C नेगेटिव बनाना, या हम कहें डीप्रोटोनेशन, लेकिन कार्बेनाइन का फॉर्मेशन अच्छा लग रहा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन एंड देन दिस इज द इनॉलिजेशन, ये हो गया इनॉलिजेशन हो गया, ये इनॉलिजेशन हो गया। समझ लो, जहां डाउट हो पूछो, कमेंट बॉक्स में लिखो डाउट। सेकेंड एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अगर हम इसका बेसिक मीडियम लेते हैं OH नेगेटिव H2O, और एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव H2O। यहाँ पर बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक अल्फा एक अल्फा, दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। प्रोडक्ट कितने बनेंगे,
अब दोनों अल्फा के रिस्पेक्ट में हमें जवाब देना है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH3। यहां पर भी सेम कंडीशन COH CH2 CH3 प्लस CH3 COH डबल बॉन्ड CH3 दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब वो पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन में, कि एसिडिक मीडियम में मेजर कौन है और बेसिक मीडियम में मेजर कौन है। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहां पर कि एसिडिक मीडियम में जो मेजर प्रोडक्ट होगा, एसिडिक में ये मेजर है, जबकि बेसिक मीडियम में ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, क्या है लॉजिक, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने बेसिक मीडियम की बात की, तो चलो भाई बेसिक मीडियम में आते हैं। बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2H CH3 OH नेगेटिव। अब बेटा अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर दो हैं, एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है। बताइए हाईली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा बीच वाला या अल्फा किनारे वाला? सोचो। तो आप जवाब देंगे सर किनारे वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि बीच वाले में ये प्लस आई इफेक्ट है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है, और यदि नेगेटिव इफेक्ट आते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। अब यहाँ नेगेटिव इफेक्ट तो है नहीं, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट तो ये प्लस आई बैठा ही है ना। ये कौन सा इफेक्ट है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक नेचर को कम कर देगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, ये हाइड्रोजन अधिक एसिडिक है, और अधिक एसिडिक होने के कारण OH नेगेटिव पहले यहां पर अटैक मारेगा, इसको ये निकाल ले जाएगा और ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH2 CH3। फिर यहाँ रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस के बाद में CH2 CO नेगेटिव C2H5। गॉट इट? फिर बेटा सॉल्वेंट का रोल आया, सॉल्वेंट ने यहाँ पर H2O H पॉजिटिव प्रोवाइड किया, और ये मेजर प्रोडक्ट बना COH CH2 CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ गया? जब हम बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H एटम। कौन सा हाइड्रोजन एटम स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है? जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है वो पहले रिमूव हो जाएगा, वो लार्ज अमाउंट में रिमूव होगा। इसका मतलब ये लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, लेकिन एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा। तो जो ज्यादा बनेगा वो मेजर है। ज्यादा कौन बनेगा? जिसका हाइड्रोजन अधिक एसिडिक नेचर का है। गॉट इट? क्लियर हो गया ना? तो ये बन गया मेजर। अगर हम यही बेसिक मीडियम में आते हैं, बेसिक मीडियम में देखें तो बेसिक मीडियम का तो हो गया। अब हम आते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में CH3 C डबल बॉन्ड C2H5। पहला काम क्या होता है, यहां पर H पॉजिटिव का ऐड होना,
एसिड बेस रिएक्शन, तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 H, और यहां पर भी CH2H। ठीक, ये पहला काम हो गया और ऑक्सीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब यहां पर दो एल्कीन बनेगी। अब यहां पर कोई अदर लॉजिक तो है नहीं, अगर ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगी, ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास में ये लिया अल्फा 1 और ये लिया अल्फा 2, अल्फा 1 से अगर H निकला तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 CH3, और यहां बना CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये बनी, दोनों एल्कीन है, ये बनी किसके जरिए, अल्फा 1 के जरिए, और ये बनी अल्फा 2 के जरिए। अब यहां पर ये आपको देखना है कि हाईली स्टेबल एल्कीन कौन सी है, पहली या दूसरी, बताइए। तो स्टेबल एल्कीन कौन सी है, स्टेबल एल्कीन वो होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 2, तो ये हो गई लेस स्टेबल, जबकि ये वाली हो गई हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल एल्कीन बनेगी, मेजर प्रोडक्ट में जाएगी, और जबकि ये वाली किस में आएगी, ये माइनर प्रोडक्ट में आएगी। तो याद रखो, एसिडिक मीडियम में हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जबकि बेसिक मीडियम में क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ गए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम देखना है बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में क्या देखना है, एसिडिक मीडियम में देखना है कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। जो एल्कीन अधिक स्टेबल बनाएगी एसिडिक मीडियम में वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और बेसिक मीडियम में जिस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जाकर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में आपको समझना है, और यही जो इंटरनल चलता है टॉटोमेरिज्म का, यही आपके कंपटीशन के लॉजिक होते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म और परसेंटेज इनॉल कंटेंट। ये क्या है जरा देखते हैं। पहला केस देखते हैं, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड क्या है, जैसे यहां पर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, पहले तो ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O H ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पर इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा वो इनॉल फॉर्म है CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड COH H। ठीक है, यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये बॉन्ड है, अगर हम कीटो की बात करें तो कीटो में एक बॉन्ड हो गया C डबल बॉन्ड O, दूसरा बॉन्ड हो गया CH, और तीसरा बॉन्ड हो गया C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, और C सिंगल बॉन्ड C। ठीक, कीटो में अगर हम ये तो कीटो का हो गया, इनॉल में देखते हैं C डबल C बॉन्ड O, ये हम देखते हैं C बॉन्ड O, C बॉन्ड O, दूसरा है C डबल बॉन्ड C, और तीसरा है CH। एक बॉन्ड बेटा यही CH वाला हो गया, C बॉन्ड O हो गया, और ये C डबल बॉन्ड C हो गया।
ये कीटो फॉर्म और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये बॉन्ड एनर्जी मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म की अधिक होती है कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। अच्छा, यहां पर एक चीज आप देख रहे हो, सी एच तो सेम, ये सी सिंगल बॉन्ड है, ये सी डबल बॉन्ड हो सी, और ये सी डबल बॉन्ड हो दैट इज कीटो, और ये इनॉल फॉर्म हो। सी डबल बॉन्ड ओ दैट इज कीटो फॉर्म की एनर्जी इनॉल फॉर्म की एनर्जी से अधिक होने के कारण मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है। जिन स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड एनर्जी, यहां कीटो फॉर्म की ये देखिए टोटल बॉन्ड एनर्जी इसकी अधिक है कंपेयर टू इसके, बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है, थर्मोडायनामिकली वो कंपाउंड या वो स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल होती है। की पॉइंट दिमाग में रखो, अगर बॉन्ड एनर्जी हाई है तो उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में ऐसा कोई अदर लॉजिक प्रेजेंट नहीं होता है जिस लॉजिक के जरिए इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके। अब यहां पर जो लॉजिक है वो केवल बॉन्ड एनर्जी के हैं, तो बॉन्ड एनर्जी कीटो फॉर्म की अधिक है और कीटो फॉर्म की अधिक होने के कारण इनॉल फॉर्म यहां पर एग्जिस्ट नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट होते हैं। हम यहां पर कह सकते हैं कि कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट कितने परसेंट आता है, 100%, और इनॉल फॉर्म कितना आता है, इनॉल फॉर्म ऑलमोस्ट कितने परसेंट है, 0% होता है। किस केस में, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, और ये मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कौन से हैं, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ये होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड के जो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड हैं इनमें कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू इनॉल फॉर्म के। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि कीटो फॉर्म में जो बॉन्ड हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, कीटो फॉर्म का जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत अधिक है। बॉन्ड एनर्जी अधिक होने के कारण थर्मोडायनामिकली कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो इनॉल फॉर्म का एग्जिस्टेंस 0% और कीटो फॉर्म का एग्जिस्टेंस 100% होता है। गॉट इट। अब अगर हम यही बात साइक्लिक फॉर्म में करें, जैसे ये वाला कंपाउंड है मान लो, ठीक, इस कंपाउंड में ये हमारा कीटो फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। इसका इनॉल कंटेंट अगर देखा जाए तो इसका इनॉल कंटेंट होता है ये। अब ये इनॉल कंटेंट इसका 1.2% है, दैट्स मीन ये कितना हो गया, 98.2% ये। और यहां पर देखो बेटा ध्यान से, यहां पर कीटो फॉर्म कितना है 100%, इनॉल फॉर्म कितना है 0% है, लेकिन साइक्लिक में थोड़ा सा अधिक हो जाता है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम कीटो फॉर्म बनाते हैं, देखो ना ध्यान से समझना बेटा, जैसे ये हमने लिया इसका, मान लो ये हो गया कीटो फॉर्म और यहां पर इसका ये हो गया इनॉल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड परमानेंट क्या करते हैं, रोटेशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड परमानेंट क्या करता है कि अपना ये 360 डिग्री रोटेट करता है। जब यहाँ पर रोटेशन, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो रोटेशन है तभी तो कन्फर्मर्स बनते हैं। यहां पर भी ये क्या करेगा, परमानेंट 360 डिग्री रोटेशन करता रहता है। अब आप ध्यान से देखो, जो ये स्ट्रक्चर है इसमें OH है,
OH के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है फ्री स्टेट में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन बढ़ रहे हैं। अगर कार्बन बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, क्राउडिंग बढ़ रही है, हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको पढ़ते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस हाई। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत अधिक है, तो OH जो है वो फ्री रोटेशन में डिफिकल्टी फील करता है, इसका रोटेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ड्यू टू क्राउडिंग, हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, यहां देखिए कोई भी साइट ओपन नहीं है, पूरी क्राउडिंग में प्रेजेंट है। लेकिन रिंग में क्या है कि ये साइड तो ब्लॉक है लेकिन दूसरी साइड तो खुली हुई है, तो यहां पर क्राउड कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस वेरी लो या वेरी स्मॉल, स्टेरिक हिंड्रेंस वेरी स्मॉल। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण फ्री रोटेशन क्या होगा, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन मैक्सिमम। यहां पर फ्री रोटेशन मैक्सिमम होता है। जब फ्री रोटेशन मैक्सिमम होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होने लगती है। फ्री रोटेशन मैक्सिमम, सो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और इसी एंट्रोपी को एक हम नाम देते हैं जो अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, इस एंट्रोपी को बोलते हैं गैरोज एंट्रोपी। क्या नेम है इसका, गैरोज एंट्रोपी। तो इसका मतलब साइक्लिक कीटोन का जो इनॉल फॉर्म है, इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ओपन साइक्लिक या ओपन चेन कीटो फॉर्म इनॉल। ओपन चेन में जो इनॉल फॉर्म बनता है मोनोकार्बोनिल में, उसके कंपेयर में साइक्लिक का इनॉल फॉर्म अधिक स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि साइक्लिक के इनॉल फॉर्म में गैरोज एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। एंट्रोपी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम होती है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड। डाई कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला लॉजिक है एडजेसेंट डाई कीटोन। एडजेसेंट डाई कीटोन, एडजेसेंट का मतलब हो गया दो कार्बोनिल ग्रुप ठीक अगल बगल प्रेजेंट हो। ये हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा, ओपन चेन एडजेसेंट डाई कीटोन। अभी हम ओपन चेन ही पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है अपने पास में C डबल बॉन्ड C, CH3, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। यहां पर देखो बेटा ये डाई कार्बोनिल है ना, डाई कार्बोनिल। अब यहां पर डाई कार्बोनिल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बताइए क्या होगा बेटा, यहां पर प्रेजेंट होगा रिपल्सन। रिपल्सन बढ़ने के कारण ये दोनों किस फॉर्म, ये दोनों क्या स्टेबल हैं आपस में, तो ये तो अनस्टेबल है। ये अपनी स्टेबिलिटी को कम बढ़ाने के लिए रिपल्सन को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अब रिपल्सन कम कैसे होगा, तो रिपल्सन कम होने में ये करते क्या हैं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप, ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, बीच वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड रोटेट हो जाता है
और ये बना देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हुआ ना। अब ये दोनों ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल कार्बन ये अपोजिट हो जाती हैं और अपोजिट होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी आ जाती है। अब ये बन गए स्टेबल, तो स्टेबल होने के कारण अब ये अगर इनॉल फॉर्म बनाती है तो इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे रेजोनेंस हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, कोई तो फीचर आना चाहिए और यहां पर कोई भी फीचर एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे, अभी हम आगे बताते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो इनका जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म नॉट स्टेबल, इनॉल फॉर्म इनका स्टेबल नहीं हो पाता है। तो जो एडजेसेंट डाई कीटोन्स होते हैं, फिर याद रखो ओपन चेन सिस्टम है हमारा। कौन सा सिस्टम है? ओपन चेन सिस्टम। इनमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में रिपल्सन होने के कारण दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, अपोजिट साइड में चले जाते हैं। अगर ये अपना इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो इनॉल फॉर्म बनने के बाद ना तो इनमें रेजोनेंस होता है और ना ही इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आती है। इस कारण से इनका इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होता है। अब अगर यही केस साइक्लिक कंपाउंड में लाते हैं, किसमें लाते हैं? साइक्लिक कंपाउंड में। देखो ध्यान से समझना बेटा, साइक्लिक डाई कीटोन अगर हम ले, एडजेसेंट कंडीशन चल रही है, मान लो 6 कार्बन के लेते हैं, सपोज करो ये हमने लिया C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक। क्या ये स्टेबल है? बोलो। अरे भाई स्टेबल तो ये भी नहीं है, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा, ठीक है। अब चूंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गया, तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने के कारण क्या यहां फ्री रोटेशन पॉसिबल है? क्या दोनों कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन अपोजिट साइड जा सकते हैं? आप रिप्लाई क्या करो? नहीं सर, ये तो जा ही नहीं सकते। भाई आलस नहीं आना चाहिए। हाँ, एक्टिव बन के पढ़ाई करिए तभी मंजिल मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो एक्टिव बन के बेटा पढ़ाई करो। अब यहां पर ये करता क्या है? ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा? अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अनस्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? एक अल्फा हाइड्रोजन लेकर के अपना एक इनॉल फॉर्म बना दिया। ये बन गया, सपोज करो डबल बॉन्ड OH इनॉल फॉर्म, और ये ऐसे ही बना रहा, ठीक है। अब ये तो हो गया इनॉल और ये कीटो फॉर्म। या दोनों नहीं बनाएंगे, दोनों बनाएंगे तो फिर दिक्कत, रिपल्सन होने लगेगा OH के बीच में, बनेगा तो एक ही। अब यहां जैसे ही ये फॉर्म बनके तैयार हुआ, तुरंत हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आ गई। ये देखो ये तो एक तो इनॉल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आ गई, ठीक। ये आ गई इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4 5। ये आपको पता है कि 5 मेंबर की या 6 मेंबर की अगर रिंग होती है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। दैट्स मीन ये रिपल्सन जो यहां प्रेजेंट था, वो रिपल्सन इसने इनॉल फॉर्म में जाकर के अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये अट्रैक्ट है और यही हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल हो गया ये, हाईली स्टेबल। क्लियर हुआ ना? ये इनमें लॉजिक था। देखिए यही प्रेम है। दोनों में क्या था? रिपल्सन था। नहीं, अपनी हिंदी मूवी देखते हो, हीरो हीरोइन में क्या है? रिपल्सन चल रहा, लड़ाइयां चल रही, झगड़ा चल रहा।
लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ में हीरो कहता तुम मेरे साथ 10 मिनट रुको, 10 मिनट में हम तुम्हारे रिपल्सन को अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और 10 मिनट में वो दिखाता है कि देखो मेरे पास ये है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, और फाइनली फिर हीरोइन का प्रेम उधर की ओर मूव हो जाता है और फिर रिपल्सन किस में कन्वर्ट हो गया, अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो विलन होते हैं, जैसे यहां पर देखो इनमें ये कला नहीं थी, है तो यहां पर भी दोनों इनमें ये कला एब्सेंट है, तो इनका जो रिपल्सन है ये रिपल्सन परमानेंट बना देता है। ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, और मुंह फेर करके तुम पूरब की ओर हो तो हम पश्चिम की ओर हैं। एक कन्याकुमारी में बैठ गया जा करके और एक श्रीनगर में बैठ गया जा करके। क्लियर हुआ ना? ये कलाएं होती हैं, ये कला इनके पास नहीं है कि हम रिपल्सन को अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, लेकिन यहां पर ये कला है कि रिपल्सन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। गॉट इट? तो अगर साइक्लिक डाई कीटोन एडजेसेंट पोजीशन पर हैं तो इनका इनॉल फॉर्म हाईली स्टेबल है और ये लगभग बनेगा जाकर के 100% ऑलमोस्ट, क्योंकि यहां अट्रैक्शन है मोर स्टेबल, और ये लगभग कितना हो जाएगा 0% ऑलमोस्ट, क्योंकि ये तो स्टेबल, ये तो रहना ही नहीं चाहता है। रहना कौन चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं। गॉट इट? की पॉइंट क्लियर हुआ? पहला क्या था, मोनोकार्बोनिल ओपन चेन, 0% इनॉल, 100% कीटो। साइक्लिक में आ गए तो इनॉल फॉर्म कुछ तो बना, सम परसेंटेज प्रेजेंट, और कीटो फॉर्म थोड़ा कम हो गया। लेकिन जब हम डाई कार्बोनिल में आते हैं वो भी एडजेसेंट पोजीशन पर, तो जो ओपन चेन कंपाउंड है इनमें कीटो फॉर्म 100%, इनॉल फॉर्म ये नहीं बना पाते। लेकिन अगर साइक्लिक में डाई कीटोन एडजेसेंट पोजीशन पर है तो इनॉल फॉर्म 100% आ गया और कीटो फॉर्म 0% चला गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट नंबर आता है अल्टरनेट डाई कीटोन। अल्टरनेट डाई कीटोन में एक एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका जो इनॉल फॉर्म है CH3 COH and then double bond CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये 76% एग्जिस्ट है, जबकि ये कीटो फॉर्म 24%। ये है कीटो फॉर्म और ये है इनॉल फॉर्म। गॉट इट? याद रखो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम कहते हैं एक्टोमिथाइलिन ग्रुप। इस ग्रुप को क्या पढ़ते हैं, एक्टोमिथाइलिन ग्रुप। ये एक्टोमिथाइलिन ग्रुप है। एक्टोमिथाइलिन ग्रुप कौन होते हैं, एक्टोमिथाइलिन ग्रुप वे होते हैं जब कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट। यहां पर यह भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और यह भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। एक्टोमिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन एटम हमेशा हाईली एसिडिक होते हैं। ये इतने एसिडिक होते हैं कि ये सोडियम मेटल है ना, सोडियम वगैरह से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देती है। ठीक है ना? अब यहां देखो ध्यान से, ये भी आपका अल्फा है और ये भी अल्फा है। आप कहेंगे सर ये अल्फा का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे, नहीं, इसके हाइड्रोजन इतनी एसिडिक नहीं है जितने कि एक्टोमिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन एटम एसिडिक है। ठीक है, तो अगर एक्टोमिथाइलिन ग्रुप है तो हमेशा याद कर लो एक्टोमिथाइलिन का ही हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा। यही इनॉलिजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब ये अधिक स्टेबल क्यों है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी।
cause of stability, cause of stability of enol form, enol form, enol form की स्टेबिलिटी। तो नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनना। देखो बेटा ध्यान से, ये हमारा CH3, ठीक, COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये जो हाइड्रोजन है इनॉल वाला, ये देखो यहां से, ये देखो कौन सा बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग भी होगी। 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन तो अब यहाँ पर हाईली स्टेबल फॉर्म में है, और हाईली स्टेबिलिटी होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म की मैक्सिमम हो जाती है। तो पहला रीजन क्या है, जैसे हमने आपको बोला था ना कि इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तो पहला लॉजिक क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इसका मतलब इनॉल फॉर्म में जब इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनती है तो स्टेबिलिटी और भी अधिक हो जाती है। दूसरा रीजन क्या है, लार्ज साइज ऑफ कॉन्जुगेशन, नंबर बी लार्ज साइज ऑफ कॉन्जुगेशन, लार्ज साइज ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का साइज देखते हैं, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब बेटा ध्यान से समझो भाई, यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन हो गया। फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड लोन पेयर। तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का। इसका मतलब रेजोनेंस की जो लेंथ है ये अधिक हो गई, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो ये हो गया, और लोन पेयर ने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो जब रेजोनेंस यहां पर बनेगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, ये हो गया लोन पेयर, लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो गया जाकर के। यही चल रहा है ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर की ओर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा CH3 COH CH एंड देन COCH3। अब यहां पर कॉन्जुगेशन जो है वो कॉन्जुगेशन यहां से स्टार्ट हुआ इस तरह से, और चलते 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 ये परमानेंट पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और ये परमानेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में रहेगा। हाइड्रोजन चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन की तो बिल्कुल कंडीशन खराब है, तू भाग नहीं सकता है। यहां जुड़ गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। लेकिन रेजोनेंस में हाइड्रोजन भागता नहीं है, याद रखना है। रेजोनेंस में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डिलोकलाइज होते हैं। और तीसरा लॉजिक है हाइपर कॉन्जुगेशन,
नंबर सी थर्ड लॉजिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब हाइपर कॉन्जुगेशन का लॉजिक देखो, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये देखो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो हमारा डबल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन का। इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से चेक की जाती है, जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो एल्कीन भी स्टेबल है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है, और साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो इतने फीचर अप्लाई होने के कारण इसका इनोल फॉर्म हाईली स्टेबल हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां पर स्टेबिलिटी के कुछ लॉजिक देखते हैं। जैसे ये मान लो हमारा कीटो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कौन सा, ये इक्विलिब्रियम है ना बेटा, ये आ गया इनोल फॉर्म, ये बन गया इनोल फॉर्म, एक कीटो फॉर्म और दूसरा इनोल फॉर्म। के इक्विलिब्रियम की बात करें तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ इनोल फॉर्म डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी, आप देखना भाई यहां से समझना, के इक्विलिब्रियम इंक्रीज तो कौन सा फॉर्म इंक्रीज होगा, इनोल फॉर्म इंक्रीज, जबकि कीटो फॉर्म क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा इनोल फॉर्म उतना ही ज्यादा होगा। कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी है इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट इनोल कंटेंट is directly proportional to number 1 non-polar solution, non-polar solution या non-polar solvent लिखो, non-polar solvent, non-polar solvent directly proportional to extended intramolecular H bonding, intramolecular H bonding, directly proportional to रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये फीचर जो है ये इनॉल कंटेंट को बढ़ाते हैं। कौन कौन है देखो ध्यान से। नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इनॉल फॉर्म में होनी चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, एक्सटेंडेड है तब तो और भी अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन के लिए अभी पिछले एग्जांपल में बताया, एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर होना चाहिए, अगर हो गया तब तो 100% ही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट एट किस पर, प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन एटम। अगर ये इफेक्ट हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन की बढ़ेगी। ये मेन फीचर्स आती हैं, नॉन पोलर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस एम माइनस आई इफेक्ट। जैसे कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। हाँ, इसके अलावा एक ऑर्डर आप चाहें तो याद कर लें। देखो भाई ऑर्डर क्या याद करना है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये सॉरी इनॉल फॉर्म, इनॉल कंटेंट, ठीक, सबसे कम होगा। मान लो ये कंपाउंड है CH3 CHO, फिर बढ़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसी तरह बढ़ते हुए हम एरोमेटिक तक चले जाएं जहां पर कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ा दो CH3 डाई कार्बोनिल में आ जाओ, मान लो C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CO C2H5 इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक। ये देखो यहाँ पर प्लस एन इफेक्ट ये शो करता है, ठीक। फिर इसके बाद में और आगे बढ़ो, इससे अधिक हो गया H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, और आगे बढ़े, इससे भी अधिक हो गया पीएच अगर हम लगा दें, पीएच C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक। ये देखो बेटा एरोमेटिक, पीएच का मतलब फिनाइल रिंग, इससे भी अधिक पीएच C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O PH, और अधिक एरोमेटिक हो गया। इससे भी अधिक बढ़ा दो, ठीक, C डबल बॉन्ड। अब देखना यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, NO2, ये और नेगेटिव इफेक्ट लेकर आ गया है ना। C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NO, समझ रहे हैं ना, माइनस आई इफेक्ट। तो धीरे धीरे हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एरोमेटिक। चूंकि एरोमेटिक में रेजोनेंस कंप्लीट होता है, 100% होता है, उसमें भी अगर माइनस इफेक्ट आ गया तो ये और भी अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना, गुड। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, एग्जांपल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्या यहाँ पर रेजोनेंस होने का चांस है, बताओ भाई। क्या ये तो इसका कीटो फॉर्म है, क्यों भाई, जरा इनॉल फॉर्म बनाइए, बताइए कौन अधिक बनेगा, कीटो फॉर्म अधिक एडजस्ट होगा या फिर इनॉल फॉर्म।
यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है, ये अल्फा, एक अल्फा कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो। चेक करें, चेक करो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब यहां से एक हाइड्रोजन को यहां पर भेजा और यहां पर बीच में आ गया डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब बताइए बेटा इसकी कंडीशन क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सोचो। ये बन गया एरोमेटिक, एरोमेटिक। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर है, साइक्लिक है, और अगर एरोमेटिक बन गया तो ये कितने परसेंट हो गया, 100%, और यह कितना रह गया, 0% आ गया। ये इसकी कहानी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, 1-1.5 घंटा, उसमें केवल क्वेश्चन डालेंगे, PYQ डालेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। अगला नंबर है जिसे हम कहते हैं इट इज टॉटोमेरिज्म इन फिनॉल। फिनॉल क्या है, इट इज एक्चुअली द फॉर्म एंड एरोमेटिक, इट इज एक्चुअली इनॉल फॉर्म। कौन सा ये फॉर्म है बेटा, इनॉल फॉर्म है, एंड एरोमेटिक, सो 100% एग्जिस्ट, इनॉल फॉर्म है। देखना कैसे, ये कंपाउंड है आपका फिनॉल, डबल बॉन्ड O, एक तरीका ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझो, ये है अल्फा और इन दोनों के रिस्पेक्ट में भी ये है अल्फा, ठीक है। अल्फा पोजीशन पर यहां से तो भाई हाइड्रोजन मूव कर गया, और ये कैसा है बेटा, ये sp3 हाइब्रिड है ना, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ये इसका कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म कैसे है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन इधर की ओर शिफ्ट हुआ और इसका बना इनॉल फॉर्म। तो जब इनॉल फॉर्म बना OH, ये देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया, और ये था नॉन एरोमेटिक, और ये कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। ये कहानी है, इनॉल फॉर्म एरोमेटिक, और स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, एंड देन लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक। अब यहां पर भी देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, देखना बेटा ध्यान से समझना। जब कोई मीडियम आया, एसिडिक है या बेसिक है, मान लो बेसिक मीडियम ही हमने ले लिया, OH नेगेटिव, ये अल्फा हाइड्रोजन है, H को लेकर चला गया, और जाने के बाद में इसने बनाया इस तरह से इनॉल फॉर्म, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हुआ, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हुआ, ये इधर की ओर, और इसने यहां पर बॉन्ड बना दिया, कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया ना पूरा। तो अब यहां पर ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये ऐसा ही है, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर, यही वाला आ गया। अगले स्टेप में सॉल्वेंट H2O, और इसने प्रोडक्ट बना दिया, फिनॉल बना दिया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो फिनॉल इज द फॉर्म ऑफ, आप देखो ध्यान से, नाम ही सब कुछ बता रहा है, PH, इन, ऑल, अरे नाम ही लिखा है ना, इनॉल, फिनॉल हो गया जाकर के, ठीक है। PH
ENOL, इट इज द इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म कितना एग्जिस्ट होगा? 0%। क्यों? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। और ये कितने एग्जिस्ट होंगे? 100% एग्जिस्ट होंगे जाकर के। गॉट इट? इसी तरह से आपने जैसे डाइफिनॉल की बात की जाए, मान लो एक डबल बॉन्ड, छोड़ो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक, यहां पर डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड, कहीं पर भी क्या, ये लग गया। अब इनका देखो बेटा, ये सभी किस फॉर्म में हैं? देखो ध्यान से, ऑल दीज आर कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। एग्जिस्टेंस बाद में देखते हैं। कितने अल्फा? एक अल्फा, एक अल्फा, एक अल्फा, एक अल्फा, एक अल्फा, एक अल्फा। जो अभी बताया तरीका, तो इनका जो इक्विलिब्रियम होगी, वो इक्विलिब्रियम में 2 पाई बॉन्ड बढ़ेंगे, क्योंकि 2 अल्फा है, 2 कीटो फॉर्म है, और ये बन जाएगा जाकर के, एक ये बन गया डबल बॉन्ड OH एंड OH, हाइड्रो क्विनोन। दूसरा क्या बनेगा जाकर के, इसको देखो, डबल बॉन्ड OH OH, क्या नेम है? कैटेकॉल। और तीसरा भी ये क्या बनेगा जाकर के? रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये बन गया OH, इसे पढ़ेंगे रिसोर्सिनॉल। ये तीनों कौन से फॉर्म है? ये तीनों फॉर्म है इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म में इनकी स्टेबिलिटी 100%। क्या ये बात क्लियर हो रही? ये भी फिनॉल है, वो मोनोहाइड्रिक था, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। समझे? ये एरोमेटिक हैं, जबकि ये नॉन एरोमेटिक हैं। ये कीटो फॉर्म कैसा है? नॉन एरोमेटिक। और जबकि इनॉल फॉर्म कैसा है? दिस इज एरोमेटिक। ये सभी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल। सेम टाइप से ये ले लो, 1, ये कलर दिख रहा है, 1 2 का 4, C डबल बॉन्डो, ट्राई हाइड्रिक अब हमें बनाना है, डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्ड O। ऑल दीज आर कीटो फॉर्म। कैसा ये फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है, इनका भी बनाइए। आपको बनाना है, होमवर्क है। कैसा वर्क है ये? आपका होमवर्क है। होमवर्क में कंप्लीट करो, और यहां पर इनके स्ट्रक्चर बनाइए एरोमेटिक। एक एक करके बनाइए। पहले एक कीटो को हटाइए, फिर दूसरे कीटो को हटाइए, फिर तीसरे कीटो को हटाइए। इस तरह बन के तैयार हो जाएगा इनॉल फॉर्म। 100% एरोमेटिक एग्जिस्टेंस, ये 0% एग्जिस्टेंस होंगे। नॉन एरोमेटिक 0% इनॉल कंटेंट इनका होगा। ठीक है, अब फाइनल बचा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। फिर आती है रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। रिंग चेन में क्या है? कोई एक ओपन चेन कंपाउंड है,
टॉटोमेरिज्म के कारण ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रिंग में कन्वर्ट हो गया, तब हम इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे ये कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। क्या नेम है, 1 2 3 4 5 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड हो गया, पेंटेनोइक एसिड। अब बेटा ये जो चैन होती है ना, कार्बन चैन, ये कभी स्ट्रेट नहीं होती है, ये हमेशा जिग जैग कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में, जिग जैग कंडीशन में होती है। तो जिग जैग कंडीशन में होने के कारण देखो क्या होगा, इसको अगर हम इस तरह दिखा दें, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, नंबरिंग यहां से हमने की थी 1 2 3 4 4 5। अब यही नंबरिंग यहां देख लो, ये आ गई 1 2 3 4 5। अब ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, इसने यहां मारा ढिशकम। ठीक, तो ये ऑक्सीजन तो आ गया इस तरह से। ये देखो ऑक्सीजन, नंबरिंग क्या है, ये ऑक्सीजन ने मारा ढिशकम, इसके बगल वाला कार्बन 1 है, ये हो गया 1 2 3 4 5 नंबर बाहर है, 5 को बाहर भेज दिया, CH3, और इसी में O नेगेटिव है, O नेगेटिव। चूंकि ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, तो जब इसने बॉन्ड बनाया तो ये हो गया O, कहाँ गए, अच्छा ये O है ना, ये हो गया OH, O पॉजिटिव है यहाँ पर। अब क्या होगा, इसने इस H को गेन कर लिया और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया O, ये देखो OH CH3। इसी को कहते हैं रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। इस तरह के कंपाउंड होते हैं रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ठीक, हाइड्रोजन चलायमान है, यहाँ से इसका हाइड्रोजन इसमें पहुंच गया जा करके, कंपाउंड की फैमिली चेंज हो गई। यहाँ एक बात याद रखो कि अगर साइक्लिक अमाइड है, ये बेटा क्या बन गया, साइक्लिक एमाइड एंड साइक्लिक एस, वही कहूं मैं, गड़बड़ क्या हो रहा, 4 1 C डबल बॉन्ड O, यही है ना, 1 2 3 4 5, अब सही बैठ गया। ठीक है, ये बताइए क्या है, एमाइड है कि एस्टर है, ये एस्टर है ना, RC डबल बॉन्ड OR। तो याद रखो कि साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन्स, साइक्लिक एस्टर का नेम क्या होता है, लैक्टोन। ठीक, और साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं, साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। ये लैक्टम होते हैं। तो लैक्टोन साइक्लिक एस्टर है और साइक्लिक एमाइड क्या है, लैक्टम है। इस तरह से टॉटोमेरिज्म आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, इस तरह से टॉटोमेरिज्म आपकी क्या है, कंप्लीट होती है। और इसकी आप प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, 1 घंटे की जबरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है,
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतने ही आप स्ट्रांग हैं, अगर प्रैक्टिस कमज़ोर है तो फिर स्ट्रांगनेस गड़बड़ हो जाती है। ये कंप्लीट सिलेबस है जेई मेन, जेई एडवांस का, और नीट तो है ही इसमें, जो कि टॉटोमेरिज्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।